हेलो जी, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं। देखिए, ये क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलने वाली हैं और ये जो पीडीएफ है ये आपको मालूम ही है कि आपको टेलीग्राम पे इसको डाउनलोड कर लेना है। प्रिंट निकालना चाहें तो प्रिंट निकाल सकते हैं, ये आप लोगों की इच्छा है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ में रखा हुआ है। अगर किसी भी तरह की कोई अगर मिस्टेक रहती है तो इंग्लिश वाले को हमें प्रेफरेंस देनी है, यानी कि इंग्लिश वाला जो मैटर है उसको आप प्रायोरिटी पे देंगे। ठीक है, चलिए। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं चैप्टर 2 की। मैंने इसका प्रिंट ऑलरेडी निकाल कर यहाँ पर अपने साथ में शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं इसके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको आप लोगों के लिए जो बढ़िया से बढ़िया तरीके से मैं इसको प्रेजेंट कर सकता हूँ वो मैं करने वाला हूँ। तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 2। मैं आपको बता दूं, विस्तृत सिलेबस आ गया, उसका वीडियो मैं अलग से बनाने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। तो वहां पर जो पहले 17 चैप्टर थे उन चैप्टर्स को अब क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। यानी कि जितने चैप्टर पहले थे 17 चैप्टर, अब उस चैप्टर में से 9 चैप्टर रह गए। उसको मैं बाद में आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या रहेगा। तो अब हम उसी में चैप्टर 2 करने वाले हैं जो कि हमारा सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, चैप्टर 1 उन्होंने हटा दिया है पर हमें उसको पढ़ना है, यानी कि 9 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, हमें 10 चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि डेफिनेशन वाला चैप्टर हमें खुद से पढ़ लेना है। मैंने उसकी पीडीएफ आप लोगों को दे दी है। साथ साथ में उन लोगों उन जो डेफिनेशंस हैं उनको आगे करवाता भी जाऊंगा। ठीक है, जो जरूरी वाली होंगी, पर उसको छोड़ के मत जाना, क्योंकि सिलेबस बनाने वाले ने तो बना दिया, पर डेफिनेशंस को कैसे छोड़ सकते हो आप। ठीक है, उसको नहीं छोड़ सकते आप। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ चैप्टर 2 की, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिकाओं का गठन और शासन। तो हमें यहाँ पर समझना है। अच्छा, जो ऐप में आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, एमसीक्यूज के थ्रू हम वहाँ तैयारी कर रहे हैं। जिनको वहाँ एमसीक्यूज की भी तैयारी करनी है और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी तैयारी करना है, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप ऐप में विजिट करेंगे। ठीक है, तो बेटा देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है, इस क्लास में हम लोग 3 सेक्शन करने वाले हैं, सेक्शन 3, 4, 5। ठीक है, सबसे पहले तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कितने सेक्शन करने वाले हैं हम यहाँ पे, 3, 4 और 5। ठीक है, अच्छा सर, 3, 4 और 5, ये याद रखिएगा। सबसे पहला सेक्शन है थर्ड, सेक्शन 3 है, जो कि कौन सा सेक्शन है, डिलिमिटेशन का। अब आपने ना डिलिमिटेशन शब्द को कई दिन पहले न्यूज़पेपर में सुना होगा क्या। अच्छा सर, मैं बता देता हूँ डिलिमिटेशन आपने कहाँ सुना है। ये डिलिमिटेशन जो लिखा हुआ है ये आपने सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर के मैटर में। आपने सुना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन हो गया, डिलिमिटेशन हो गया, तो वहां पे आपने ये डिलिमिटेशन वर्ड सुना होगा। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए। डिलिमिटेशन का सीधा सा मतलब होता है जो पहले निर्धारित था उसमें चेंजेस करना। सर इसका क्या मतलब है, थोड़ा विस्तृत रूप में बता दो। देखिए बेटा, इसका मतलब ये है कि नई सीमाएं निर्धारित करना, नई सीमाएं निर्धारित करना। तो बस वही आपके मैटर में है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में पहले स्टेट था, उसको बाद में यूनियन टेरिटरी बदला, अब उसको वापस से स्टेट बनाने जा रहे हैं, तो उसकी सीमाएं निर्धारित हो रही हैं। किस जगह के लिए कौन सा विधानसभा क्षेत्र रहेगा, कहाँ तक रहेगा, वो सारा कुछ जैसे जम्मू एंड कश्मीर में डिसाइड किया जा रहा है, वैसे आपकी म्यूनिसिपैलिटी का ये सेक्शन डिलिमिटेशन वाला मैटर करेगा। ठीक है, अब इसमें ये क्या कहता है, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू, यहाँ पर एक वर्ड है स्टेट गवर्नमेंट, कौन है, स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए म्यूनिसिपैलिटीज की पावर आपको पता ही है, स्टेट गवर्नमेंट के पास इसकी पावर है। किसके पास इसकी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक नोटिफिकेशन के थ्रू। अब ये नोटिफिकेशन क्या होता है, एक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे कभी। तो यहाँ पर हमें यही समझना है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक नोटिफिकेशन के थ्रू क्या कर सकती है, म्यूनिसिपैलिटीज की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोटिफिकेशन के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू म्यूनिसिपैलिटीज की क्या कर सकती है, लिमिट निर्धारित कर सकती है, लिमिट निर्धारित कर सकती है। ये आप लिखते जाएंगे, देखिए निर्धारित कर सकती है। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल गई है। इस वाले पीडीएफ के लिए जब हमारी टीम के पास समय होता है तब वो बना कर डाल देगी, आप इसके लिए मैसेज नहीं करेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमें बहुत समय लगता है और हम इकट्ठी करते हैं कई दिनों के बाद, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आप इसके लिए बार बार मैसेज मत कीजिएगा, पहले ही, है ना। तो वो क्या करती है,
लिमिट को सेट कर सकती है अपने एक नोटिफिकेशन के थ्रू, और किसी एरिया को घटाना, बढ़ाना, ठीक है, जोड़ना, ये सब कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। मैं लिख रहा हूं एसजी का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट। ये सारा काम कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। अब जो मैं पहला ए पॉइंट बोल रहा हूं, लो का ध्यान रखिएगा, आप ध्यान से सुनिए। ये सेक्शन नंबर है 3, सेक्शन नंबर है 3, डिलिमिटेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। याद करना हमें। इसका सब सेक्शन है 1, इसको सब सेक्शन बोलते हैं। जैसे ही सेक्शन के बाद आएगा सब सेक्शन है, ठीक है। सब सेक्शन 1 का अब क्या है? सब क्लोज ए है ये, ठीक है। अब ये क्या कहता है? ए पॉइंट क्या कह रहा है? किसी भी पॉइंट को ए क्या कह रहा है? अब क्या कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट? किसी को भी म्यूनिसिपैलिटी घोषित कर सकती है, म्यूनिसिपल बना सकती है। अब फटाफट से समझते जाइएगा, आपके पास ये है प्रिंट के ऊपर लिखते जाइएगा। किसी भी लोकल एरिया को क्या कर सकती है? म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल बना सकती है। अच्छा जी, अगला पॉइंट सर, किसी भी लोकल एरिया को म्यूनिसिपल से हटा सकती है, म्यूनिसिपल हटा सकती है। बी पॉइंट ये कह रहा है सर थोड़ा और बढ़िया बताओ। देखो इस वाले सेक्शन में आपको ये समझना है कि किसी एरिया को वो म्यूनिसिपैलिटी बना देगी। मान लीजिए मैं एक पेज और ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए एक ये गांव है, ये एक गांव था पहले, ठीक है। ये क्या था? एक गांव था, जो कि किसके अंदर आता होगा तब? ये पंचायती राज व्यवस्था, आर्टिकल 73 याद है ना, पंचायती राज व्यवस्था। और राजस्थान पंचायती एक्ट कोई 1994 है शायद, इसको जो डील करता है। देखो मुझे याद होने लगी सारी चीजें ये भी, है ना। हालांकि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं होता था, बट इसके चक्कर में ये भी याद अब हमें भी करना पड़ता है। तो इसको पहले पंचायती राज डील करता था, पर अब क्या होगा? शहर का जैसे जैसे बढ़ाव होता गया, शहर बढ़ता गया, तो सरकार ने क्या किया? इस जो पंचायती राज में आ रहा था ये गांव टाइप, इसको क्या कर दिया? नगर पालिका के अंदर शामिल कर लिया। अब ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को। मैंने कहा शामिल कर लिया, मैंने कहा नई नगर पालिका बना दिया, कुछ गांवों को जोड़कर नई नगर पालिका बना दी। आप समझ रहे हैं? अब क्या हुआ? इस एरिया को, अब ये क्या हो गया? एरिया अब ये गांव से हटकर ये शहरी क्षेत्र में चला गया। नगर पालिका जैसे ही बनेगी वो शहरी क्षेत्र में आ जाएगी ना, तो यहां से ये क्या हुआ? इसको हटाकर शहरी क्षेत्र में इसको बढ़ावा दे दिया गया, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या हुआ? अब ये म्यूनिसिपैलिटीज वाले एक्ट लगने शुरू हो गया, और जैसे ही लगा तो यहाँ पर आ गया किसी भी एरिया को म्यूनिसिपल बना सकती है और किसी भी एरिया के म्यूनिसिपल हटा सकती है। तो सर क्या ये म्यूनिसिपल हटा भी सकती है? यस, इसके पास, सरकार के पास पावर है हटाने की भी। तीसरा यानी कि सी पॉइंट की मैं जब बात करता हूं, अब वो क्या कर सकती है? सरकार के पास पावर है, अब यहाँ पे देखते रहिए आप, वो क्या कर सकती है? लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज को क्या कर सकती है? अल्टर्ड भी कर सकती है, उसको अमेलगमेशन भी कर सकती है, या दो भी जोड़ सकती है। मतलब अल्टर का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिए, अल्टर का मतलब क्या हो सकता है? काट छांट, काट छांट कर सकती है म्यूनिसिपैलिटीज के एरिया में। सरकार के पास ही पावर है। मान लीजिए वो गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिले आपस में आसपास हैं, ठीक है, हालांकि बीच में गांव पड़ते हैं, तो सरकार चाहे तो एरिया उल्ट पुल्ट कर सकती है, कम कर सकती है, कहीं ज्यादा कर सकती है, कहीं देखते हैं ना आप लोग, जैसे गढ़साना और अनूपगढ़ का इशू चल रहा है हमारे यहाँ पे गंगानगर में, तुर्तगढ़ का चल रहा है कि जिला घोषित करो। जब अगर ये जिला घोषित होंगे तो अलग कहानियां चलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आज ये तहसील एरिया में आ रहे हैं, तो सरकार के पास पावर है, राज्य सरकार के पास, उस समय वो कैसे इसके काट छांट करती है। अल्टर का मतलब हो गया इसमें कटौती करना, बढ़ोतरी करना, मतलब चेंजेस करना है बेसिकली। उसके बाद क्या? अमेलगमेशन एक वर्ड आ रहा है। अमेलगमेशन होता है जोड़ना, जोड़ देना। अभी तो आप यही समझिए, अकाउंट्स में तो इसके कई मतलब निकल देते हैं। अमेलगमेट का मतलब है दो को जोड़ना, और इसके बाद इन्होंने ये भी लिखा है कि स्प्लिट करना। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, मतलब एक म्यूनिसिपैलिटी को जोड़ भी दिया और एक को तोड़ भी दिया, मतलब दो को जोड़कर एक बना दिया और एक को तोड़कर दो भी बना देंगे, क्योंकि अगर एरिया बढ़ गया, लोग बढ़ गए, तो हो सकता है नगर पालिका को भी क्या कर दिया जाए? तोड़ दिया जाए। तो ये क्या कहता है? ये भी सरकार के पास पावर है, ठीक है। और चौथा वो पॉइंट क्या कह रहा है? चौथा पॉइंट वो कह रहा है किसी एरिया को म्यूनिसिपैलिटी से सीज भी किया जा सकता है, ठीक है।
किसी को हटाया भी जा सकता है डी पॉइंट में। सिंपल है, बिल्कुल इजी तरीके से समझेंगे। किसी को हटाया जा सकता है, किसी एरिया को हटाया भी जा सकता है। तो आप समझ गए, मतलब पहले सेक्शन 3 में शुरुआत में ही वो कहता है सब सेक्शन 1 में कि भैया हम कुछ भी कर सकते हैं। सरकार ने साफ बोल दिया है कि भैया हम चाहें तो कुछ भी करें, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। सरकार साफ कहती है। कौन सी सरकार कह रही है? स्टेट गवर्नमेंट कह रही है। कहाँ कह रही है? सेक्शन 3 में। ठीक है, यानी कि सेक्शन 3 पावर देता है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अच्छा, अब ये क्या करेगी? इसके लिए राज्य सरकार एक आदेश जारी कर देगी ऑफिशियल गैजेट में, राजपत्र में। क्या करेगी? एक डिसीजन जारी कर देगी राजपत्र में। क्या करेगी ये सरकार? राजपत्र में ऑर्डर जारी कर देगी। अच्छा सर, बस इतनी सी कहानी करेगी। ये ध्यान रखना ये शब्दों को, इसी के ऊपर एमसीक्यूज बनेंगे, इसी के ऊपर एमसीक्यूज बनेंगे। देखिए बेटा, लॉ को पढ़ने का एक अलग तरीका होता है, इसको आप रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आया सरकार सेक्शन 3 में क्या ही बात बोल रही है? सरकार बोल रही है कि मेरे पास ही पावर है, मैं ही सर्वे सर्वा हूं। राजस्थान सरकार यही बोल रही है इस एक्ट में कि मेरे पास ही पावर है। अशोक गहलोत जी खड़े होकर डंके की चोट पे ये बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी इस जगह को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मैं ही घोषित करूंगा। किसी की भी जगह की म्युनिसिपल को तोड़ना है, जोड़ना है, उसकी जगह बढ़ानी है, कम करनी है, गांवों से शहर बनाना है, उसका ऑर्डर मैं यानी कि मेरी सरकार घोषित करेगी। आज की डेट में बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं, अब वो जो ऑर्डर पास होगा उसके अंदर क्या क्या होगा ये बताइए फटाफट से। तो वो क्या कहता है कि देखो, जोड़ तोड़ वाली कहानी आपने देखी कि 4 पॉइंट ऊपर मैंने डिस्कस करे आपसे, ए बी सी डी। अब उन चारों पॉइंट पे क्या कह रहा है, उस ऑर्डर में क्या होगा? सबसे पहले तो कहता है कि अगर ए वाली बात है, यानी कि किसी को नया बनाया आपने, किसी नया म्युनिसिपैलिटी बनाई है, तो 6 मंथ के अंदर अंदर, देखिए अगर न्यू म्युनिसिपैलिटीज बनाई है आपने और उसको फिर आपने न्यू म्युनिसिपैलिटी बना तो दी, तो 6 महीने के अंदर अंदर क्या करो, उसके अंदर कमेटी का गठन करवाना है आपने। ठीक है, तो वहां पर क्या करवा दो, 6 मंथ में इलेक्शन करवा दो। बस बात खत्म, इससे आगे कुछ नहीं पढ़ना आपको। ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है वो? कहता ध्यान से सुनना मेरी बात को। कहता जो ऊपर बी पॉइंट पड़ा है, जहां पर हम म्युनिसिपल एरिया हटा देंगे तो वहां के मेंबर भी हट जाएंगे। बी होने के बाद मेंबर गए, म्युनिसिपैलिटी नहीं रही, बी होने के बाद मेंबर भी हट जाएंगे। बी पॉइंट में हमने पढ़ा था ना, म्युनिसिपैलिटी को उड़ा भी सकता है। तो अगर जो मेंबर चुने जाएंगे, इसके मेंबर कौन चुने जाते हैं? इसके मेंबर वही आपके वार्ड के क्या कहते हैं, पार्षद। पार्षद जो होते हैं, वार्ड मेंबर जिन्हें बोलते हैं, वो लोग, म्युनिसिपैलिटी उड़ गई तो उनका क्या काम? ठीक है, तो उसको हटाया भी जाएगा बी पॉइंट में। अच्छा जी, अब क्या कहता है सी पॉइंट में? ध्यान रखना, सी पॉइंट में ध्यान रखना, अगर 2 म्युनिसिपैलिटीज को आप जोड़ोगे, ध्यान से सुनना, 2 म्युनिसिपैलिटी को जोड़ोगे तो इसके जो मेंबर थे जो इधर जुड़ जाएंगे उस एरिया के लिए पर्टिकुलरली, उस समय क्या बन जाएंगे? मेंबर बन जाएंगे। अब जब आप 2 को जोड़ रहे हो तो ये म्युनिसिपैलिटी का एरिया भी तो जुड़ रहा है यहाँ पर, तो इसके वाले मेंबर इसके अंदर मेंबर मान लिए जाएंगे। ठीक है, इसके वाले मेंबर इसके वाले मेंबर में मान लिए जाएंगे। अच्छा सर, उसके बाद क्या होगा? इतना ही लिखा हुआ हमने है ना यहाँ पे। In case falling under C, until the term of municipality which another municipality is amalgamating expires, under the act, chairperson, vice chairperson, member जो होंगे वो दूसरी के जहां पर वो जुड़ेंगे उसके मेंबर मान लिए जाएंगे। और जहां पर इसके टुकड़े करोगे, सी पॉइंट में हमने देखा था ना, उसके स्प्लिटिंग भी था, टुकड़े भी था। तो कहता है जब अगर आप तोड़ दोगे, उसको टुकड़े कर दोगे, तो जो टूटी हुई जगह पे जिसके पास एरिया आ जाएगा, मान लीजिए जब आप म्युनिसिपैलिटी तोड़ोगे भी, आप क्या करोगे? म्युनिसिपैलिटी एक थी, अब इसका ये वाला एरिया तोड़कर आप क्या करोगे? ये अलग बना दोगे। तो ये एरिया के जो लोग थे वो एरिया में संभाल लेंगे ना, जब तक दोबारा चुनाव नहीं होते। ठीक है, जब तक दोबारा चुनाव नहीं होते तब तक वो लोग संभाल लेंगे। दिक्कत ही क्या है? ठीक है, अच्छा बस यही लिखा। और चौथे पॉइंट में क्या लिखा है? चौथे पॉइंट में लिखा है कि भैया जब डी वाला पॉइंट आएगा तो म्युनिसिपैलिटी उड़ा दी उन्होंने। ठीक है, डी आ जाएगा तो म्युनिसिपैलिटी, क्या लिखा था डी पॉइंट में?
कि जिस एरिया की म्यूनिसिपैलिटी ने हटानी है, हटानी मतलब मान लो किसी एरिया को म्यूनिसिपैलिटी से हटा दिया तो उसका मेंबर भी उठ जाएगा, ठीक है, उसकी म्यूनिसिपैलिटी के सारे काम ही खत्म हो जाएंगे। अब देखिए ये तो हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए, ये तो हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए, और यहाँ पर अपॉइंटेड डे का मतलब क्या है कि जिस दिन वो फैसला आ जाए। अपॉइंटेड डे का मतलब क्या है, जिस दिन वो फैसला आ जाए, यानी कि वो जो 6 महीने की बात है, 6 महीने कहाँ से काउंट करोगे, जब वो बन जाए। तो अपॉइंटेड डे का मतलब है जब वो म्यूनिसिपैलिटी बन गई, जब वो म्यूनिसिपैलिटी टूट गई, ठीक है, ये बात आप याद रख के चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अभी आपको समझ में आ गया होगा। हुआ क्या अभी तक, देखिए लॉ हार्ड नहीं होता है, हमें समझना है, बस समझना क्या है। सरकार कहती है देखो किसी एरिया की म्यूनिसिपैलिटी बना सकती हूँ मैं, मेरे पास पावर है। दूसरे में कहती है, सरकार कहती है कि मैं किसी एरिया की म्यूनिसिपैलिटी बनी हुई है उसको हटा सकती हूँ, मेरे पास पावर है। तीसरे को कहती है कि मैं अलग अलग को जोड़ सकती हूँ, ठीक है, उसकी पावर्स को अल्टर कर सकती हूँ, या मैं एक को तोड़कर 2 बना सकती हूँ। चौथे डी पॉइंट में कहती है कि मैं किसी म्यूनिसिपैलिटी के किसी एरिया के खत्म कर सकती हूँ, मतलब उसको निकाल सकती हूँ। 4 पॉइंट बोले। अब बोले कि जैसे ही नया बनाऊंगी मैं उसके, अगर नई म्यूनिसिपैलिटी बनती है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवा दो, ठीक है, ताकि उसका काम सुचारू रूप से चल जाए। क्लियर बात समझ में आई। दूसरे पॉइंट में क्या कह रही थी वो, कि अगर म्यूनिसिपैलिटी उड़ गई तो मेंबर क्या करेंगे, मेंबर भी उड़ गए। सी पॉइंट में कह रही है वो कि भैया अगर पुराने का जो भी था, पुराने म्यूनिसिपैलिटी का जो भी था, अगर वो नई में शामिल हो रहा है तो जिस एरिया को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जब तक वो पुराना जो वो चलेगी म्यूनिसिपैलिटी, तब तक वो वहां काम कर लेंगे वैसे के वैसे। जो चेयरमैन था, वाइस चेयरमैन था, वो वैसे के वैसे वहां काम कर लेंगे, क्लियरली वहां लिखा हुआ था। और चौथा, अगर म्यूनिसिपैलिटी उड़ गई तो सब कुछ उड़ गया, तो काम ही खत्म हो गया अपना। तो ये 4 बातें लिखी थी। कुछ मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज मैंने आपको बताई है जो ऊपर से जानी चाहिए। इतने लॉजिकल तो आप ही है ना, अरे आप ही कानून लिख रहे हो यार, बात ही खत्म, ठीक है। अब वो कहता है ध्यान से सुनना, ये सब सेक्शन 2 पे आ गया हूँ। प्रिंट में आप लोग देखते रहिएगा, ये प्रिंट जो आप लोग निकालेंगे, मैंने भी निकाल के रखा हुआ इसको बुकलेट फॉर्म में, आप भी निकाल लीजिएगा। अगर आपको छोटा कम दिखता है तो आप फुल पेज पे निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आ गया हूँ सेकंड सबसेक्शन पे। अब वो कहता है कि भैया ये जो ड्यूटी है ना, इसको, ये जो ड्यूटी है, ये सारा काम झाम करवाने की किसकी है, म्यूनिसिपैलिटी की है। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड एवरी म्यूनिसिपैलिटी न्यूली एस्टैब्लिश अंडर दिस एक्ट एंड एवरी म्यूनिसिपैलिटी हुज लोकल लिमिट्स आर अल्टर्ड। अब वो कहता है कि भैया ये जो सारी जिम्मेदारी है या खर्चा है, ये वो म्यूनिसिपैलिटी उठाएगी। कौन उठाएगी, म्यूनिसिपैलिटी उठाएगी। कौन सी म्यूनिसिपैलिटी उठाएगी, मान लो जो 2 को जोड़कर 1 बना दी गई, यानी कि जो नई बनी वो म्यूनिसिपैलिटी उठाएगी। जो खत्म हो गई वो कैसे उठाएगी, देखो आप, जो खर्चा जो बची है वही उठाएगी ना। आप सीधा सीधा समझो कि ये जो सारा इलेक्शन करवाने का जो चक्कर है, ये तामझाम है, इसका खर्चा कौन उठाएगी, जो बची है, जिसके पास पैसा होगा वही तो, ठीक है। तो क्लियर कट इन्होंने लिखा है कि खर्चा कौन उठाएगा, म्यूनिसिपैलिटी उठाएगी। और जो एरिया के डिसीजन का काम है, सबसेक्शन 2 लिख रहा हूं बेटा मैं, अब एरिया को डिफाइन करने का, एरिया को डिफाइन करने का, यानी कि कौन सा एरिया क्या है, डिफाइन करने का काम कौन करवाएगा, कलेक्टर करवाएगा। कौन करवाएगा, कलेक्टर करवाएगा, ये याद रखना, ठीक है। या कोई अन्य ऑफिसर, तो आपका क्वेश्चन जो बनेगा ना वो कलेक्टर से रिलेटेड बनेगा, या कोई अन्य ऑफिसर बनेगा, उसको ऑथराइज किया जाए। अगर किसी और ऑफिसर को ऑथराइज किया तो ठीक है, नहीं तो ये एरिया डिफाइन करने वाला कि म्यूनिसिपैलिटी का एरिया कहां तक है, उसकी लिमिट कहां तक है, वो कौन बताएगा, वो कलेक्टर उसको बताएगा। कलेक्टर डिफाइन कर देगा कि इस जगह तक तो म्यूनिसिपैलिटी का एरिया है, यहाँ से आगे पंचायत समिति है। तो ये सारे काम किसके होंगे, कलेक्टर के होंगे। तो मोटा मोटा आपका यहाँ पे क्या निकला सबसेक्शन 2 में, कि ये सारा कॉस्ट कौन है, नगर पालिका लेगी, और ये करवाने का काम किसका होगा, कलेक्टर का होगा। सबसेक्शन 3 की बात करते हैं हम बेटा, ध्यान रखना। अब वो कहता है कि जब लोकल एरिया खत्म हो जाए म्यूनिसिपैलिटी से, जब म्यूनिसिपैलिटी का लोकल एरिया खत्म हो गया, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी खत्म हो गई, सबसेक्शन 3 में बेटा ध्यान देना, सबसेक्शन 3 में कहता है कि म्यूनिसिपैलिटी खत्म ही हो गई, सरकार ने उसको खत्म कर दिया, पर जो उसके पास पैसा बचेगा, ध्यान से सुनना, जो उसके पास पैसा बचेगा, अब इसको सरकार ने म्यूनिसिपैलिटी को खत्म कर दिया, तो जो फंड बचेगा, जो पैसा बचेगा, वो किसको जाएगा, जो फंड या पैसा होगा वो किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को बेटा, ध्यान रखना, एसडी को।
वो कहते हैं कि अगर म्यूनिसिपैलिटी खत्म हो गई, एक पॉइंट में हमने पढ़ा ना बी पॉइंट में कि म्यूनिसिपैलिटी खत्म हो जाएगी, या डी पॉइंट में हमने पढ़ा था कि कोई एरिया खत्म हो जाएगा, तो अगर उस केस में उसका कोई फंड पड़ा है म्यूनिसिपैलिटी का, तो वो पैसा कहाँ चला जाएगा, वो राज्य सरकार को चला जाएगा। किसके पास जाएगा, बाकी आपको और मेरे को थोड़ी ना बटेगा, सरकार को जाएगा। ठीक है, वो कहते हैं ठीक है जी बांट दो। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि सरकार ऑर्डर करेगी और सरकार के पास वो पैसा चला जाएगा। अकेला पैसा नहीं जाएगा, लाइबिलिटीज भी अगर कोई उसकी जिम्मेदारी है तो भी वो लिखा हुआ है, तो इतनी बात ध्यान रख लेना। अगर कोई लाइबिलिटीज हैं तो वो भी किसकी है, सरकार की है। तो होगा क्या, मान लीजिए कोई खजाना बचा है और कोई लाइबिलिटीज बची है, तो खजाने में से लाइबिलिटी चुका के पैसा किसको चला जाएगा, सरकार को चला जाएगा। सिंपल है, इतनी बात तो आपको भी समझ में आएगी कि सरकार क्या कहेगी, पैसा मेरा है, जिम्मेदारी किसकी है, जो लाइबिलिटी समझते हैं ना, उत्तरदायित्व। नगर पालिका ने किसी को कर्जा देना है, अगर मान लीजिए उन्होंने कोई सामान खरीदा था, कोई सैलरियां पे करनी है, तो उसकी जिम्मेदारी भी किसकी होगी, सरकार की। सरकार लेने के लिए है तो जिम्मेदारी कौन चुकाएगी, सरकार ही चुकाएगी। ठीक है, अच्छा अब क्या लिखा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 3। कहता देखो ऊपर जो लिखा है ना सबसेक्शन 3 में, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है कि इससे ऊपर वाली जो बात लिखी हुई है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है इन्होंने कि ऊपर वाली जो भी बात है उसको खारिज कर देंगे। अगर हम ऊपर वाली बात को हम लोग क्या करेंगे, खारिज करा मान लेंगे। ठीक है, पर कब मान लेंगे, वो कहता है ये म्यूनिसिपैलिटी खत्म हुई है तब मानेंगे। अगर म्यूनिसिपैलिटी खत्म नहीं हुई, किसी और में शामिल हो गई, म्यूनिसिपैलिटी खत्म नहीं हुई, अमेलगमेट हो गई, तो उस केस में किसका फंड, वो उस केस में फंड किसका है, वो उस म्यूनिसिपैलिटी का। जब म्यूनिसिपैलिटी मिक्स हो जाएगी, किसी और में चली जाएगी, म्यूनिसिपैलिटी क्या होगा, म्यूनिसिपैलिटी अगर ट्रांसफर होगी तो फंड भी ट्रांसफर होगा, तो फंड भी क्या होगा, ट्रांसफर होगा ना। म्यूनिसिपैलिटी ट्रांसफर तो फंड भी ट्रांसफर। उस केस में सरकार पैसा नहीं मांग सकती, ध्यान रख लेना। ठीक है, उस केस में सरकार पैसा नहीं मांग सकती। अच्छा, सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, ध्यान से सुन लो, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। सबसेक्शन 5 क्या बोल रहा है, इतना तो आपको समझ आ ही रहा है, मुझे क्या पढ़ाना है, बस मुझे तो ये पढ़ के बताने के लिए रखा गया है यहाँ पर। बाकी तो आपको सब आता है, आप समझदार हो, बाकी तो आपको सब समझ में आता है ना। लॉ में क्या लिखे हैं, अभी तक ऐसा कोई पढ़ाया मैंने, बस पढ़ने, और मैं तो इंटरप्रेटर हूँ वहां से, इतना ही काम कर रहा हूँ आपको, बाकी तो सब आपको आता है। और आगे तो इतना बढ़िया है बेटा, इतना मजा आएगा आपको, आगे तो इतना बढ़िया मजा आएगा आपको, और आसान होता जाएगा। आप वो पार्षद का चुनाव कैसे होता है, आप बचपन से देखते आ रहे हो, वो झंडे ले लेके बचपन में खेलते नहीं थे हम लोग सड़कों पे, तो वही बात है। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर कोई सबसेक्शन 5 में क्या कह रहा है कि अगर कोई एरिया हमने एक्सक्लूड करते हैं, बात करो वो डी पॉइंट की बात कर रहा है। ठीक है, अगर कोई हम म्यूनिसिपैलिटी का एरिया हटाते हैं और किसी और में डाल देते हैं मान लो, या सच पोर्शन ऑफ म्यूनिसिपल फंड, या देखो अब कहता है कि अरे एक एरिया को ना उठा के हमने क्या किया था, किसी और में डाल दिया मान लीजिए। ठीक है, तो उसका वो पर्टिकुलर जो फंड था ना, उसका पर्टिकुलर जो फंड पैसा था उस जगह से रिलेटेड, ठीक है, या कोई अदर प्रॉपर्टी जो उसकी बचती थी, उस प्रॉपर्टी और उसकी लाइबिलिटी को क्या होगा, और अदर म्यूनिसिपैलिटी में मिक्स कर देंगे। ये वो सी पॉइंट की बात कर रहा है कि अगर उससे रिलेटेड है, अगर कोई फंड बचता है, कोई एरिया को हमने हटा दिया और कहीं मिक्स कर दिया, तो उस एरिया से रिलेटेड फंड और उसकी कोई लाइबिलिटी हम दूसरी म्यूनिसिपैलिटी को दे देंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम उस चीज को डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट, ये सब सेक्शन नहीं अप्लाई होगा जहां पर क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट कोई क्या कर दे, अनडिजायरेबल द ट्रांसफर ऑफ एनी पोर्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी फंड और प्रॉपर्टी लाइबिलिटी। अगर राज्य सरकार कोई दखल देगी तो उस केस में हम कुछ अलग कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप समझ लीजिए यार, एक म्यूनिसिपैलिटी को लेके जा रही है तो फंड भी उसके पास ही जाएगा ना। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सबसेक्शन 6 की। किसकी बात कर लेते हैं, सबसेक्शन 6 की। अब ये सबसेक्शन 6 क्या बोलता है, ध्यान देंगे। सबसेक्शन 6 क्या बोलता है, सबसेक्शन 6 बोलता है कि कोई घर, कोई फैक्ट्री, कोई वेयर हाउस, कोई इंडस्ट्री, कोई बिजनेस अगर किसी लिमिट में है, मतलब ये कोई घर है, ध्यान से सुनना, ये कोई घर था, ये कोई बिजनेस हाउस है, ये 2 म्यूनिसिपैलिटीज एरिया में आ रहे हैं, ये 2 म्यूनिसिपैलिटीज के एरिया में आ रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान देंगे, ये इन दोनों में आ रहे हैं, कोई घर है, कोई म्यूनिसिपैलिटी है, कोई एरिया है। तो क्या होगा, सरकार क्या कर सकती है, मान लीजिए कोई
कोई एरिया बना दिया हमने और वो दूसरी म्यूनिसिपैलिटी के एरिया में भी फॉल करने लग गया, इसमें भी फॉल करने लग गया, तो सरकार क्या करेगी, ऑफिशियल गैजेट में क्या करेगी, वहां का एरिया डिफाइन कर देगी कि भैया कौन सा एरिया कहाँ आता है। सरकार क्या करेगी, सरकार क्या करेगी ऑफिशियल गैजेट में, और सरकार का मतलब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ही है, ध्यान रखना, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देगी, नोटिफाई कर देगी कि कौन सा एरिया कहाँ आएगा। मैं आपको बताऊं, अभी आपने रिसेंटली खबरों में सुना होगा, मैं बहुत खबरें देखता हूँ, करंट में रहता हूँ मैं, है ना। एक क्या हुआ था आपको पता है, पहले जो उत्तराखंड है वो यूपी का ही पार्ट था, है ना। तो क्या हुआ, जब उसको अलग राज्य घोषित किया गया तो ऐसी समस्याएं आपको भी पता है बहुत आई होंगी। तो वहां पर ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज थी जो यूपी सरकार की पहले थी, पर बाद में उत्तराखंड के एरिया में आने लग गई, पर समस्या अधिकार की फिर रही। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा एक होटल का चक्कर था वहां पे बहुत बड़ा, यूपी और उत्तराखंड लड़ते रहे कोर्ट में इतने सालों से, अब जाके उसका सुलटारा करा इन्होंने, दोनों जगह बीजेपी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने इसको सुलटा दिया। तो वैसे ही चीजें ऐसी ही जगहों के लिए वो लड़ते हैं। ये तो मैंने राज्यों की बात करी, तो वहां पे नगर पालिकाएं भी तो होंगी उस समय, तो वो नगर पालिकाएं भी आपस में लड़ी होंगी, ठीक है। तो वहां पे इन्होंने इस तरह की बात कर दी कि ऑर्डर के माध्यम से किसी को भी हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ध्यान से सुनना, ये हो गया आपका सब सेक्शन 6 की बात हो गई। सब सेक्शन 7 की बात कर रहा हूं मैं आपसे, सब सेक्शन 7 की बात करता हूं कि भैया वो कहता है कि ऑर्डर के माध्यम से हमने क्या किया, उसको ट्रांसफर कर दिया। अब शामिल होने के बाद अब सब सेक्शन 7 क्या बोलता है कि अब जब शामिल ही हो गए हैं किसी नगर पालिका में, शामिल हो गए हैं तो उसके नियम भी लगेंगे, तो उसके नियम भी माने जाएंगे। बस इतनी सी बात है बेटा, और कुछ नहीं है। अब जब किसी नगर पालिका का पार्ट बन गया तो उससे रिलेटेड नियम भी तो उसको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसेक्शन 8 बेटा ध्यान से सुन लीजिए, मैं इसलिए सबसेक्शन बोलता जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आता रहे कि मैं कहां पर हूं, आप वहां के आसपास लिख सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या सबसेक्शन 8 में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। सबसेक्शन 8 में क्या बोल रहा है, सबसेक्शन 8 में वो बोल रहा है कि अगर किसी गांव को हम क्या कर लेते हैं, किसी गांव या किसी स्पेसिफाइड एरिया को, इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, किसी गांव या किसी स्पेसिफाइड एरिया को क्या कर लेते हैं, गांव से एक्सक्लूड कर देते हैं और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में शामिल कर देते हैं। गांवों से हटाकर क्या बना दिया, उसको म्यूनिसिपल एरिया बना दिया गया। तब क्या होगा, अगर किसी को, ये देखिए पहले वो गांव था, अब उसको ट्रांसफर करके कहां बना दिया आप, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। तो अब क्या होगा, वो कहता है ध्यान से सुनना, पहली बात वो गांव नहीं रहेगा, बी पॉइंट क्या कह रहा है वो कहता है कि इस तरह का एरिया जो है आपका, कहता पहली बात तो वो गांव ही नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, द म्यूनिसिपैलिटी इन विच सच एरिया इंक्लूडेड, अब वो क्या कहता है, देखो बेटा जब वो गांव नहीं रहेगा तो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा, द म्यूनिसिपैलिटी इन विच सच एरिया इज इंक्लूडेड और द म्यूनिसिपैलिटी डिक्लेयर्ड फॉर सच एरिया शैल एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन ओवर सच एरिया एंड द पंचायत एस्टैब्लिश्ड फॉर सच एरिया शैल। अब देखिए वो कहता है कि इस पे जो म्यूनिसिपैलिटी का एरिया आ जाएगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या आ जाएगा, म्यूनिसिपल का राइट आ जाएगा, म्यूनिसिपल का राइट आ जाएगा। तब पंचायत, जो पंचायती राज की पावर थी, जो पंचायत की पावर थी, वो सब खत्म हो जाएंगी, हो ही जाएंगी यार, समझे। जब म्यूनिसिपैलिटी में आ गया तो पंचायती राज, वो गांव में जो चलता था वो सिस्टम खत्म हो गया। हाँ सर, समझे ना। लो बहुत आसान होता है बेटा, इसको बस थोड़ा पढ़ना पड़ता है। लो आसान होता है, तब तक थोड़ा पढ़ना पड़ता है। अब देखिए क्या हुआ, उस एरिया को, इस गांव को जब हमने इसमें बनाया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, सी पॉइंट में आ गया बेटा, ध्यान रखना, प्रिंट निकलवा लेना इसको पढ़ते समय। सी पॉइंट में आ गया हूं, ध्यान से सुनना। अब क्या कह रहा है वो, सी पॉइंट में कह रहा है अंटिल इलेक्शन, सी पॉइंट में क्या कह रहा है, अंटिल इलेक्शन आर हेल्ड अंडर सबसेक्शन 1। जो सबसेक्शन 1 की बात नहीं करी थी हमने कि नई नगर पालिका बनेगी, किसी एरिया को जोड़ा जाएगा, तो वहां पर इलेक्शन होंगे 6 माह के अंदर अंदर, मैंने बोला था ना आपको। अब कहता है
until election are held under subsection 1 or the term of municipality expire, या फिर म्यूनिसिपैलिटी का अगर टर्म एक्सपायर नहीं हुआ है, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले हो, तो अब उस गांव का सरपंच, ध्यान से सुनना, उस गांव का सरपंच, उप सरपंच और पंच, यानी कि देखिए 3 पोस्ट बोल रहा है, सबसे ऊपर क्या होती है सरपंच, फिर उप सरपंच और एक पंच, मतलब वो जो 5 लोग बैठे होते हैं ना, वो जो पंच, उनको पंच बोला जाता है। तो उनको क्या मान लिया जाएगा, जो उस गांव से रिलेटेड सरपंच, उप सरपंच और पंच, उनको क्या मान लिया जाएगा, उनको एडिशनल मेंबर मान लिया जाएगा म्यूनिसिपैलिटी का, उनको म्यूनिसिपैलिटी का क्या मान लिया जाएगा, मेंबर मान लिया जाएगा। और उस गांव से रिलेटेड वो क्या मान लिए जाएंगे, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर्स। अब देखिए सरपंच को क्या बोल दिया जाएगा, चेयरपर्सन। देखो एक गांव को क्या बनाया ये लोग, एक गांव को मतलब उस पर्टिकुलर एरिया को इन्होंने क्या कर दिया, नगर पालिका में कन्वर्ट कर दिया। अब जब वो नगर पालिका में कन्वर्ट हो गई और अभी तक उसमें चुनाव नहीं हुए, जब तक चुनाव नहीं हुए तो वहां का कोई सरपंच होगा, उस सरपंच को तो चेयरपर्सन बोल दिया इन्होंने, ठीक है। उस सरपंच को तो क्या बोल दिया, चेयरपर्सन। उप सरपंच को क्या बोल दिया इन्होंने, वाइस चेयरपर्सन। उप सरपंच को क्या बोल दिया ये लोग, वाइस चेयरपर्सन। लिख लीजिएगा बेटा, लिखा हुआ है इसके अंदर। और जो वो पंच थे उनको क्या बोल दिया, मेंबर। जैसे वार्ड के क्या होते हैं, मेंबर ही होते हैं। जब आप जो शहरों में लोग रहते हैं उनको पता होगा, जो शहरों के सिस्टम को वार्डों में बांटा हुआ है, ठीक है। अब उस वार्डों में क्या होता है, वार्ड मेंबर के इलेक्शन होते हैं और वो पार्षद बन के आते हैं। अब वैसे ही है कि ये जो पंच होंगे इनको क्या बोल दिया जाएगा, पार्षद बोल दिया जाएगा एक तरह से। जो उप सरपंच होगा उसको वाइस चेयरपर्सन बोल दिया जाएगा और जो सरपंच होगा उसको चेयरमैन बोल दिया जाएगा। बस इतना ही करना है हमें, ठीक है। तो ये कहानी थी यहाँ पर। तो ये क्या है, कब होगा, ये जब गांव को हम क्या करेंगे, म्यूनिसिपैलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब ये कहानी होगी। अब डी पॉइंट में क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनो। डी पॉइंट में कह रहा है कि भैया उससे रिलेटेड जो भी संपत्तियां होंगी, उस गांव से रिलेटेड जो भी संपत्तियां होंगी या जो भी जिम्मेदारियां होंगी जो पंचायत से रिलेटेड थी, अब वो क्या करते जाएंगे। आप भी समझदार हो यार, मुझे क्या बताना पड़ेगा, ऐसी बातें आप बतानी पड़ेंगे क्या मुझे आपको। सर हमें समझ में आ गया कि जो भी उस गांव से रिलेटेड संपत्तियां थी वो क्या होंगी, म्यूनिसिपैलिटी में आनी जाएंगे, यानी कि वो ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ पर। उसकी जो भी दायित्व थे, जो भी उसने लोन किसी को पैसा देना था, वो भी किसका हो जाएगा, इस म्यूनिसिपैलिटी का हो जाएगा, ठीक है। जितना जितना वहां मतलब जो वहां गया है तो उसको भी वहां पे उसका उतना हिस्सा ट्रांसफर कर देंगे। कुछ ऐसा था क्या, कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है। और ये काम कौन करवाएगा, सरकार ही इसके ऊपर गाइडेंस देगी, सरकार ही ये सब काम करवाती रहेगी। अच्छा, अब ई पॉइंट क्या है। ई पॉइंट कहता है कि बस अब म्यूनिसिपैलिटी टैक्स लगाना चाहे तो उस जगह पे लगा सकती है। अब म्यूनिसिपैलिटी का राइट आ गया, म्यूनिसिपल टैक्स लगाएगा। आपको पता है ना, हाउस टैक्स लगाता है म्यूनिसिपैलिटी एरिया, तो अब वो कहता है कि उस एरिया पे म्यूनिसिपैलिटी का राइट हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं है, ठीक है। अब वो कहता है कि ऐसा कोई एरिया, ध्यान से सुनना, अब वो कहता है कि भैया ठीक है, लास्ट में इन्होंने ये लिख दिया कि भैया यही पंचायती राज एक्ट 1994 से वो बाहर मान लिया जाएगा। वो तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। उसके बाद एफ पॉइंट में क्या करता है वो, एफ पॉइंट में कह रहा है कि भैया वो पंचायती राज सिस्टम से बाहर हो जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया था आपको, पंचायती राज सिस्टम से बाहर हो जाएगा। बस ये शॉर्ट नोट्स लिख लेना, साथ में प्रिंट निकलवा के इसके साथ साथ ये लिखते रहना। शॉर्ट नोट्स आपका काम हो गया। कुछ ही नहीं था बेटा, कुछ ही नहीं था, ऐसे परेशान होंगे अपने, है ना। अच्छा, उसके बाद 9वां पॉइंट सॉरी। अब वो कहता है फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग इंक्लूजन ऑफ एवरी विलेज एरिया। अब वो 9वें पॉइंट में कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पर ये लिखा है कि राज्य सरकार बस इसको जोड़ने के लिए क्या करेगी, सबसेक्शन 9 में लिखित में ऑर्डर पास करेगी। बस लिखित में ऑर्डर पास करेगी, नोटिफिकेशन डालेगी बेटा, बस इतने से बात समझ लो। सरकार क्या करेगी, रिटर्न में एक ऑर्डर पास करेगी, बात खत्म, ठीक है जी। अब वो 10वें पॉइंट में क्या कहता है, कहता भैया 10वें पॉइंट में वो यही बात कह रहा है कि पंचायती राज वाले सारे नियम खत्म, नगर पालिका के नियम इस पर लगेंगे। अब आपका सेक्शन 3 हो गया बेटा। सेक्शन 3 में क्या पढ़ा आपने, सेक्शन 3 में हमने इतना ही पढ़ा कि जो अगर कहीं से कन्वर्जन हो रहा है तो उस पर नई नगर पालिका के नियम लग जाएंगे। अगर नगर पालिका से कोई हटा दी गई है तो उसका पैसा सरकार को चला जाएगा। अगर नगर पालिका एक से मिक्स होकर दूसरे में जा रही है तो वो पैसा और लायबिलिटी दूसरे में चली जाएंगे। नई नगर पालिका बनाए हो
तो उसमें 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवा देना। यही चीजें तो पढ़ी हमने, और क्या पढ़ी? अगर किसी गांव को हम उठा के नगर पालिका में बनाते हैं तो उसके पंच, सरपंच और उप सरपंच, इनको ऐसे मान लेंगे जब तक चुनाव होके नया चुनाव आएगा तो पार्षद बन जाएंगे वहां पर, है ना, चेयरपर्सन बन जाएगा, सभापति बन जाएगा। पर जब तक नए चुनाव नहीं होते तब तक क्या है, उन्हीं से काम चला लो उस एरिया से। जो उसका सरपंच है उसको चेयरपर्सन बोल दो, जो उसका उप सरपंच है उसको वाइस चेयरपर्सन बोल दो, और जो पंच थे उनको मेंबर बोल दो और उनका काम निकाल लो। ये हमने अभी तक इस सेक्शन में पढ़ा। और जब हम गांव से म्यूनिसिपैलिटी में कन्वर्ट होते हैं तो वो गांव रहता ही नहीं है, पंचायती राज सिस्टम लगेगा ही नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी का कानून लगेगा, सारी एसेट म्यूनिसिपैलिटी को चली जाएगी, सारे दायित्व म्यूनिसिपैलिटी के हो जाएंगे, म्यूनिसिपैलिटी टैक्स लगाना शुरू कर सकती है उस एरिया पे, क्योंकि सारी पावर म्यूनिसिपैलिटी के पास आ गई। अब नगर पालिका एक्ट लगेगा, पंचायती राज नहीं लगेगा। ये सेक्शन 3 बोलता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। सेक्शन 4 बेटा बहुत आसान है, बहुत आसान है। सेक्शन 4, सेक्शन 3 लंबा था बेटा, सेक्शन 4 बहुत छोटा है। सेक्शन 4 क्या कहता है? कहता है पावर टू एग्जेम्प्ट म्युनिसिपल बोर्ड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट अनसुटेड देयरटू। सेक्शन 4 में राज्य सरकार के पास पावर है पावर टू एग्जेम्प्ट म्युनिसिपल बोर्ड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट अनसुटेड देयरटू। राज्य सरकार के पास पावर है कि ऑर्डर पास करके किसी भी नगर पालिका को किसी कानून या मैं कहूं धारा से या नियम से बाहर रख सकती है। मान लीजिए वो गंगानगर की नगर परिषद को कहे कि नहीं यार, ये आप पे ये वाला कानून नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो राज्य सरकार के पास ये पावर है, बस इतना याद रख लेना। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको क्या है, ऑर्डर पास करना पड़ेगा। और अगर वो इसके लिए कोई कानून बनाना चाहे, स्पेशल नियम भी बनाना चाहे तो बना सकती है। ये सब सेक्शन 2 है, इसका बेटा ध्यान रखना। वो इसके लिए नए नियम बनाना चाहे तो बना सकती है। ठीक है, तो क्या था सेक्शन 4? हो गया सेक्शन 4। बस एक सेक्शन 5 हमें पढ़ना बेटा, और है ना, सेक्शन 5 पढ़ ले इसके अंदर फटाफट से, जल्दी निपटा देता हूं उसको मैं। सेक्शन 5 क्या बोलता है? धारा 5 बोल रही है इस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। अब ध्यान देखिए, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वहां पहला तीसरा सेक्शन क्या पढ़ा था हमने? डिलिमिटेशन। चौथा क्या पढ़ा था हमने? सरकार के पास पावर है कि वो स्पेशल नियम बना सकती है। धारा 5 में क्या कर रहा है? इनकॉर्पोरेशन, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है किसके? म्युनिसिपैलिटी की। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है भैया कि अगर कोई एरिया, ध्यान से सुनना, पहले पॉइंट में क्या बोल रहा है वो, सब सेक्शन 1 में क्या बोल रहा है वो, कि ये कोई एरिया, जो हिंदी में मत पढ़ना है इसको, ये वाली लाइन को हिंदी में तो अलग ही मतलब निकाल रहा है। अगर देखिए ये जो गांव का एरिया था, जो पहले पंचायती राज में आ रहा था, अब ये क्या होगा? अगर म्युनिसिपैलिटी बनेगा, यानी कि नया नगर बनने जा रहा है एक तरह से, तो अगर ये कुछ ऐसा कर रहा है तो यहाँ पर म्युनिसिपल बोर्ड बनेगा। ये सबसे छोटी इकाई है, म्युनिसिपल बोर्ड का गठन होगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। और ये जो म्युनिसिपल बोर्ड बनेगा, ये क्या बनेगा? एक बॉडी कॉर्पोरेट। क्या बनेगा? ये एक बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब समझ लो बेटा, ये जैसे कंपनी नहीं होती, जैसे एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। ये क्या बन जाएगा? निर्गमित इकाई। में हिंदी में लिख देता हूं जो लिखा हुआ लो में, निर्गमित इकाई। बेटा ऐसा लिखना, ये कंपनी की तरह काम करेगा, इसकी अलग से आइडेंटिटी होगी। जैसे नगर पालिका गंगानगर की बना देते, मान लेते उदाहरण के लिए, या कोई गाँव के नाम तो अब मुझे याद नहीं रहते क्योंकि मेरा वास्ता शुरू से शहरों के साथ रहा है। तो देखिए जैसे कोई गाँव है ना, तो उसको क्या अगर इन्होंने बदला इसमें, तो वहां पर क्या होगा? उसका म्युनिसिपल बोर्ड बनेगा और उसको एक अलग से इकाई बना दिया जाएगा, उसका एक अलग से नाम होगा पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से। जैसे गांवों के नाम है वैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी नाम हो जाएगा।
तो उसका एक नाम होगा, वो किसी पे चाहे तो वाद कर सकती है, किसी पे चाहे केस कर सकती है, जो करना चाहे वो कर सकती है, क्योंकि उसकी एक पावर हो गई अलग से, उसका एक पहचान हो गई। कुल मिला के इसकी क्या बन गई, एक नई पहचान दे दी जाएगी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट सबसेक्शन 2। अभी देखिए ये गांव से बना था, है ना, यहाँ पर तो हिंदी में तो इन्होंने संक्रमण क्षेत्र लिखा हुआ है, तो वैसा तो नहीं पढ़ना हिंदी में। अब वो कह रहा है कि जब छोटे एरिया से, अब वो कह रहा है लघुत्तर क्षेत्र से क्या बनेगा, अगर बड़ा बनेगा, किसी बड़े में ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, म्युनिसिपल काउंसिल का गठन होगा, नगर परिषद बनेगी यहाँ पे, नगर परिषद, म्युनिसिपल काउंसिल। देखिए पहले गांव से हो रहा था तो म्युनिसिपल बोर्ड बना था, अब क्या है, ये मान लीजिए म्युनिसिपल बोर्ड वाले एरिया से क्या होगा, म्युनिसिपल बोर्ड वाले एरिया से म्युनिसिपल काउंसिल, या जिसे हम हिंदी में नगर परिषद बोल देते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट वो क्या कह रहा है, आप ध्यान से सुन लीजिए बेटे। और एक जो लार्ज अर्बन एरिया था, जो एक लार्ज अर्बन एरिया था, यानी कि नगर परिषद था, वो नगर परिषद वाला था, अब उसको क्या बोल दिया जाएगा, नगर निगम, नगर निगम बोल दिया जाएगा, यानी इसको क्या बोल दिया जाएगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोल दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, म्युनिसिपल काउंसिल था पीछे, अब हो गया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और इसमें भी वही बातें लागू होंगी बेटा, ध्यान रखना थर्ड पॉइंट में, कि इसकी भी एक अलग पहचान होगी, ये भी किसी पे केस करना चाहे तो कर सकेगा। अब क्या कहता है ये ध्यान से सुनना, ये मैंने दूसरा पॉइंट भी पढ़ा दिया, मैंने तीसरा पॉइंट भी पढ़ा दिया आपको। ठीक है, मैंने दूसरा और तीसरा पॉइंट आपको पढ़ा दिया, ये लार्ज अर्बन एरिया वाली बात हो गई। अब आता है बात, प्रोवाइडेड लिखा है पर शर्त है इसमें, प्रोवाइडेड का मतलब आप समझ लेना बेटा ध्यान से, प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है एक शर्त आ गई इसमें। अब वो क्या कह रहा है, एक शर्त जोड़ दी जाती है, प्रोवाइडेड दैट ए म्युनिसिपैलिटी अंडर सेक्शन मे नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन सच अर्बन एरिया। अब वो कहता है कि ध्यान देना, यहां पर क्या कह रहे हैं, तो इसके बाद शर्त जोड़ रहे हैं एक, कहते हैं ध्यान रखना, राज्यपाल किसी क्षेत्र को विशेष तरह से बना सकते हैं। राज्यपाल के पास इन्होंने एक पावर रखी है, यहाँ पर क्या करा इन्होंने, गवर्नर के पास एक पावर रखी है कि अगर किसी एरिया को, अगर राज्यपाल कुछ अलग घोषित करना चाहते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करना चाहते हैं, या कुछ अलग कैंट घोषित करना चाहते हैं, कुछ भी घोषित करना चाहते हैं, वो राज्यपाल के पास पावर है। शर्त यहाँ पे क्या जोड़ दी, कि राज्यपाल चाहे तो क्या कर सकते हैं, किसी एरिया को स्पेशल दर्जा दे सकते हैं, किसी एरिया को स्पेशल दर्जा दे सकते हैं, बेटा ध्यान रखना। ठीक है, किसी एरिया को स्पेशल दर्जा दे सकते हैं। अब क्या कहता है, इसके अलावा एक और शर्त है आगे, एक और शर्त है, यहां पर ध्यान देंगे, राज्य सरकार कहती है, रुको मैं भी बताती हूं आपको। राज्यपाल देखिए अब क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री जी, हमारे सरकार का मतलब मुख्यमंत्री है, पर उसको चलाने के लिए आगे राज्यपाल बड़ी पावर होती है। हालांकि हमारे इंडिया में राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास कोई बहुत ज्यादा अधिकार छोड़े नहीं गए। तो यहां पर अब राज्य सरकार की बारी आती है। राज्य सरकार कहती है कि हम भी चाहें तो किसी कल्चरल, यहां पे एक वर्ड है कल्चरल, हिस्टोरिक और टूरिस्ट प्लेस को, मान लीजिए कोई महल है, जयपुर में बड़े बड़े महल हैं, उदयपुर में नई नई बड़ी बड़ी झीलें हैं, अब उसमें ना स्पेशल तवज्जो देनी पड़ती है। वहां पर क्या होगा, कोई स्पेशल काम करना, जैसे आगरा का ताजमहल हो गया, अब उस ताजमहल के लिए ना ध्यान देंगे, अगर उसकी पावर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास तो बड़ा एरिया आ जाएगा, तो अब उस ताजमहल की देख रेख सरकार करवाना चाहती है, तो वो कैसे करवाएगी, कहेगी भैया म्युनिसिपल वालों रुको, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो ताजमहल का एरिया है ये आपके अंडर में नहीं आएगा। ठीक है, ये तो मैंने यूपी ले गया आपको, ऐसा ही राजस्थान में मान लीजिए किले हैं बड़े बड़े, ऐसे ही राजस्थान में बड़े बड़े किले हैं, बड़े बड़े कोई अच्छी जगहें होंगी, तो राज्य सरकार के पास भी एक पावर है, राज्य सरकार भी क्या कर सकती है, राज्य सरकार किसी जगह को, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, किसी जगह को, यहाँ पर ये सारे याद रख लेना, हिस्टोरिकल, टूरिस्ट और अदर इंपॉर्टेंस, अर्बन एरिया को, ये अर्बन एरिया की बात हो रही है, गांवों तहसीलों गांवों की बात नहीं हो रही, किसी जगह को विशेष अथॉरिटी को दे सकती है,
ठीक है, किसी विशेष अथॉरिटी को दे सकती है। उसके लिए वो अथॉरिटी सिर्फ उसके लिए काम करेगी, वहां पे ये नगर पालिका वाला पंगा नहीं रहेगा। तो राज्य सरकार के पास ये पावर है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 को बहुत बढ़िया तरीके से करने की कोशिश की और मैं लॉ को साथ साथ में लेके चला हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉ समझ में आया होगा। कोई अगर क्वेरी हो तो कमेंट के नीचे, वीडियो के कमेंट के नीचे लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको टेकअप करता जाऊंगा। ठीक है, जहां जहां जरूरी होगा वो मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा। वो सारा लॉ का स्ट्रक्चर है ना, ये सेक्शन बड़े बड़े हैं, कोशिश करेंगे आगे इसको थोड़ा और फास्ट करेंगे, थोड़ा इन सेक्शन सब सेक्शन के साथ साथ में जहां लगेगा उसकी स्पीड बढ़ा देंगे हम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। अच्छा, साथ ही साथ अगर आपको एमसीक्यूज की तैयारी करनी है तो आप हमारी ऐप में विजिट कर सकते हैं। ऐप में आपको एक नॉमिनल प्राइस पर आपको कोर्स मिल रहा है, वहां पर आपकी एमसीक्यूज की तैयारी हो जाएगी। देखिए लो मैं आपको करवा ही रहा हूँ यूट्यूब पे, और लो को लो के तरीके से समझना जरूरी है, हवा हवाई समझेंगे तो सब उल्ट पुल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐप में जाएंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मैं वहां शुरू करवाने वाला हूँ, तो आप वहां पे मेरे साथ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिए। बढ़िया वन लाइनर के थ्रू हम वहां पढ़ेंगे, पूरे लॉ को समझ लेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे और वन लाइनर भी करेंगे, जहां जहां जो जरूरत होगा वहां वैसा कर लेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।